पानी में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, इसमें से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको पता है कि पानी में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी, ये ऐसे 2 विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, बी और सी। बाकी जो भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनको मिलाना है आपको, सही से सूची में मिलाएं। तो बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको मिलाते हैं। तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल होता है साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। शैवाल में जो पाया जाता है उसका नाम है एल्जनिक एसिड। अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं हम टार्टरिक एसिड। और सिरका में आपको पता ही है कि इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी इस तरह से बना 4, 1, 3 और 2, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। आपको कुछ चीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे कि पालक और टमाटर। पालक और टमाटर के अंदर पाया जाता है जो अम्ल पाया जाता है पालक में और टमाटर में। पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है, यानी एप्पल में पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको पता है, ये याद रखना कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल चांदी को शुद्ध करने के काम आता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा क्या है, यानी किसे इसमें से नीला थोथा कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान सवाल है। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा है कि बताइए ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। आपको पता है कि ग्रांड ट्रक रोड यानी जिसे GT रोड कहते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड हेनरी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। कलकत्ता से दिल्ली तक इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। आपको पता होना चाहिए कि इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। और भारत के अंदर जो नेशनल हाईवे यानी NH1 है और NH1 और NH2 को दोनों को मिलाकर भारत के अंदर कहा जाता है GT रोड कहा जाता है। NH1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है, यानी मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? केन्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या भारत। कहाँ पर मसाई जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होता है मसाई जनजाति जो है वो पाई जाती है केन्या। मसाई जनजाति केन्या में, यानी दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है जो कि केन्या में पाई जाती है। आपको और कुछ जनजातियां पता होनी चाहिए, जैसे कि एक जनजाति जिसे कहते हैं बेद्दा जनजाति। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति ये कालाहारी में पाई जाती है। रेड इंडियन आपको पता है उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। एस्किमो के बारे में पूछता है आपसे कई बार। एस्किमो यानी जो बर्फ़ के घर होते हैं। एस्किमो जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो एस्किमो पाए जाते हैं कनाडा और ग्रीनलैंड के अंदर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की अस्थियां हैं? हाथ में कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? टार्सर और मेटाटार्सल, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना या पटेला और फीमर। इसमें से कौन सी हड्डी है जो पाई जाती है हाथ में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये हड्डियां पाई जाती हैं
हाथों में। बाकी जो भी सभी हड्डियां हैं, पटेला, फीमर, टिबिया, फिबुला और टार्सर और मेटाटार्सल, ये सभी हड्डियां पैर में पाई जाती हैं। आपको पता है मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपीज, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं। इंसान के शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती हैं, 12 जोड़े पसलियां पाई जाती हैं, पसलियां। अगले प्रश्न पर आते हैं। रेबीज का टीका किसने बनाया था? रेबीज का टीका का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि रेबीज का टीका बनाया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने रेबीज का टीका बनाया। आपको पता है रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है और इसमें रैबिडो वायरस काम करता है, रैबिडो। पोलियो का टीका आपको पता है किसने बनाया है? जॉन साल्क ने बनाया है। हैजे का टीका भी लुई पाश्चर ने ही बनाया था, हैजे का टीका। और स्मॉल पॉक्स जो होता है यानी जिसको हम छोटी माता कहते हैं, वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। दाब किस में नहीं नापा जाता? यानी कुल मिला के कह रहा है कि दाब की इसमें से कौन सी इकाई है जो दाब की नहीं है? बार, मिली बार, पास्कल या न्यूटन? तो दाब को नहीं नापा जाता है न्यूटन में। दाब को कभी भी हम न्यूटन में नहीं नापते हैं। दाब को हम बार में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं, मिली बार में नापते हैं, लेकिन न्यूटन में नहीं नापते हैं। आपको पता होना चाहिए एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है इसकी घात 5 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? यानी कोई भी चीज़ जो घूमती है उसको कहते हैं आरपीएम, राउंड पर मिनट। तो राउंड पर मिनट को कैसे नापते हैं? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से या स्ट्रैबोमीटर से? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रैबोस्कोप से नापते हैं। किसी भी घूमती हुई वस्तु को हम नापते हैं स्ट्रैबो स्पीड से नापते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या असम? यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान आपको बताइए, सरल सा सवाल है। यक्षगान होता है कर्नाटक के अंदर। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के और भी लोक नृत्य हैं जैसे हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा या करगा, ऐसे बहुत सारे कर्नाटक के और भी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वां प्रश्न है, पानी से ऊपर भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ जब पिघल जाएगी, यानी बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो क्या होगा? यानी किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया है, तो बर्फ के पिघलने के बाद क्या होगा? पानी का स्तर घटेगा, पानी बाहर गिरेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, या पानी छलक सकता है और कहीं भी नहीं छलक सकता है? तो इसका सही आंसर है पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी भरे हुए मग में अगर आप बर्फ का एक टुकड़ा डालते हैं तो पानी का स्तर बढ़ेगा ना तो घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं जितना है उतना ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है जब बर्फ होता है तो बर्फ का आयतन पानी के आयतन का 1/10 भाग होता है, इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बताइए एफिल टावर कहाँ पे है? एफिल टावर कहाँ पे है? सिडनी, पेरिस, मॉस्को या एथेंस? तो ये आसान सा सवाल है। एफिल टावर है पेरिस के अंदर। पेरिस फ्रांस की राजधानी भी है, तो यहीं पर है एफिल टावर। कुछ टावर आपको और पता होने चाहिए, जैसे क्रेमलिन टावर। क्रेमलिन टावर जो है, क्रेमलिन टावर है मॉस्को में, मॉस्को। और इंपीरियल पैलेस है, या इंपीरियल पैलेस जो कि है, इंपीरियल पैलेस टोक्यो के अंदर है, टोक्यो जापान। और एक है पीसा की मीनार जो आपको पता है इटली के अंदर है। एक और आपको पता होना चाहिए ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस आपको पता होना चाहिए। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? तो ये है सिडनी के अंदर। ओपेरा हाउस है सिडनी में। और आपको पता है ना पिरामिड कहाँ है? गीजा के पिरामिड मिस्र के अंदर। और एक बात और, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता होना चाहिए, वो है न्यूयॉर्क के अंदर। अगले प्रश्न पर आते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर, ये पुस्तक किसकी है? वन अरेंज्ड मर्डर किसकी पुस्तक है? तो ये सही सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वन अरेंज मर्डर जो पुस्तक है वो है चेतन भगत की पुस्तक, ये इनकी पुस्तक है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था सिनाबुंग ज्वालामुखी, हाल ही में करंट अफेयर्स में रहा, इसमें विस्फोट हुआ था। तो यह ज्वालामुखी कहाँ पर है? चिली, पेरू, जापान या इंडोनेशिया? तो आपको बताना है कि ये जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर फटा था। तो इसका सही आंसर होगा सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ डिसेंट बिपिन चंद्र, मीनाक्षी जैन, रोमिला थापर या अरुंधति राय? तो इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर होगा रोमिला थापर। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक की लेखक हैं रोमिला थापर। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रूसी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता था? रूसी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क, वोल्टारी बोटास, मैक्स वेबस्टर्सन या लुइस हिमेंटल? इसका सही आंसर बताएं। तो ग्रांड प्रिक्स जो जीती थी, रूसी ग्रांड प्रिक्स, वो जीती थी वोल्टेरी बोटास ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? फ्रांस का नया प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बना था? ऑप्शन है निकोलस रेबल, इमैनुअल मैक्रॉन, एंड्रेस डूडा, जेन कॉक्सटेक्स। तो इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेन कॉक्सटेक्स इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीदे थे। इसके लिए भारत ने किस कंपनी से समझौता किया था? यानी राफेल कौन सी कंपनी के हैं? बोइंग, एयरबस, डसॉल्ट या डेट्रॉयट? तो इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर है डसॉल्ट एविएशन, जो हमने 36 राफेल विमान खरीदे थे। अगला प्रश्न है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IMD या जर्मन मंच? किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विज्ञान से है। किस कारण से तरल पदार्थ क्वथनांकों में भिन्नता होती है? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में किस कारण से को अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर क्यों उबलती हैं या बॉइल होती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो कोई भी चीज क्यों अलग अलग पॉइंट में होती है, इसका ऑप्शन है दाब में भिन्नता, ताप में भिन्नता, आयतन में भिन्नता या घनत्व में भिन्नता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दाब में भिन्नता। जैसे जैसे दाब चेंज होता रहता है वैसे ही किसी भी चीज का क्वथनांक चेंज होता है। जैसे जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और दाब घटता है तो क्वथनांक घट जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2020 में? ऑप्शन है हेमंत कुमार पांडे, एस सोमनाथ, सैम दयालेव या पी कृष्णन? इसमें सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे को DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? जोखिम सूचकांक में 44वां या 67वां, 89 या 96? कौन सी रैंक है भारत की? तो इसमें भारत की रैंक है 89 रैंक है भारत की वर्ल्ड विश्व जोखिम सूचकांक के अंदर। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 किलो द्रव्यमान की दो इस्पात यानी इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी के साथ गति करेगी? यानी कि दो अलग अलग वजन की गेंदें हैं, एक 5 किलो की है, एक 10 किलो की है, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा समान है, यानी उनकी स्पीड जो है सेम है, गतिज ऊर्जा समान है। तो कौन सी गेंद तेजी के साथ चलेगी? बिल्कुल आसान से सवाल है। जो चीज हल्की होगी अगर उस पर बल ज्यादा लगेगा तो वो तेजी के साथ चलेगी। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो 5 किलोग्राम की गेंद होगी वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये न्यूमेरिकल से सवाल है, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था
से 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल विकसित औसत ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा निकालना है। बिल्कुल आपको दिया है गतिज ऊर्जा और ऊर्जा। तो ऊर्जा निकालने के लिए आपको पता है, एक आसान सा फार्मूला आप लगा सकते हैं, P बराबर KE अपॉन T, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ऊर्जा निकालने के लिए। तो गतिज ऊर्जा बटे समय, तो आप गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, 1/2 mv², आपको पता है फार्मूला होता है 1/2 mv² बटे, अगर आप टाइम कर देंगे तो इससे हल जाओगे। यहाँ पे द्रव्यमान, m की जगह आप द्रव्यमान लिख दें, v की जगह ये समय दिया है 2² और अपॉन t। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 1 वाट। अभी मेरे पास लिखने की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, मैंने पेन मंगवाई है, जैसे ही वो आ जाएगा तो मैं पूरी तरह से लिख पाऊंगा। अभी के लिए आप इस फार्मूले पर जब लग के लगाएंगे तो ये आराम से लग जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अश्रु ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, यानी आंसू निकलने वाली ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल आसान सा सवाल पूछ लिया इसने। हथेलियों में, मुख गुहिका में, नेत्र गुहा में या पेट में? तो आंसू वाली ग्रंथियां कहाँ मिलती हैं? बिल्कुल, तो आंसू वाली ग्रंथियां मिलेंगी नेत्र में, यानी कि आंखों में पाई जाएंगी अश्रु ग्रंथियां। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर घर फाइबर योजना चालू की है? घर घर फाइबर योजना, झारखंड, बिहार, हरियाणा या उड़ीसा? तो बिल्कुल इसका आसान सही आंसर है बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर फाइबर योजना चालू की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताएं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदाबेटा, अमरकंटक, अनाईमुली या महेंद्रगिरी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अनाईमुली। अनाईमुली दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता होना चाहिए कि जो अनाईमुली है वो 3 पहाड़ियों से मिलकर बनी है। आपने पढ़ा होगा इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, एक अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और दूसरा है कोडाई कोनाल की पहाड़ियाँ। इन तीनों पहाड़ियों को मिलाकर हम कहते हैं अनामुली की पहाड़ियाँ कहती हैं, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है चाहिए। इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। 2696 मीटर है अनाईमुली, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपको पता ना अमरकंटक के बारे में, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है अमरकंटक। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में या भारत में? तो आप बताएं कि ये मरुस्थल, पहला एक प्रश्न छूट गया है, पहले उसको करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर ने? तो इसका आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर होगा दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इसका पहला जो मानने वाला था वो आपको पता ही है कि जो अकबर का सलाहकार था बीरबल पहला मानने वाला था। मान सिंह ने इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसको सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में या भारत में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रेगिस्तान मरुस्थल जो है वो है अफगानिस्तान के अंदर। इस बात को याद रखना। आप थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ तुमको, आप लोगों को 2-3 और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है कुछ मरुस्थल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। एक मरुस्थल है जिसको कहते हैं दस्त ए लूट मरुस्थल। दस्त ए लूट मरुस्थल। ये मरुस्थल याद रखना, ये मरुस्थल पाया जाता है ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल है ईरान के अंदर। एक मरुस्थल है जिसको कहते हैं मोजाब मरुस्थल। मोजाब
यह कैलिफोर्निया के अंदर मोजाब मरुस्थल कैलिफोर्निया में पाया जाता है। एक मरुस्थल है, उसका नाम है काजीकुलम मरुस्थल। काजीकुलम मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो काजीकुलम मरुस्थल जो है वो उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। तो ये कुछ जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। दस्त ए लूट ईरान में पाया जाता है। मोजाब जो कि है ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और काजीकुलम जो है ये पाया जाता है उज्बेकिस्तान के अंदर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पूछा है कि बताइए सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? सहचर मतलब जो ऐसी कोशिकाएं जो एक दूसरे की मदद करती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? आप बताना है। ऑप्शन है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में। ये सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो सहचर कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म के स्पर्म जो पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म यानी अनावृतबीजी पौधे, उनमें पाई जाती हैं सहचर कोशिकाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। 22 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को जब 1100 वाट की पावर वाले एक मोटर से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। यानी कि आपको करंट निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है ना, P बराबर VI। अगर I निकालना हो तो क्या हो जाएगा? P बाई P अपॉन B, यानी कि पावर है 1100 वाट और जो आपके वोल्टेज है वो 220 का है। तो आपको पता है ना, 22 पंचे 110 होता है, यानी कि 5 एम्पियर का करंट इससे बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा इसमें से मोनोसैकेराइड है? यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, तीसरा है सेल्यूलोज और चौथा है उपयुक्त सही। तो आप बताएं इसमें से मोनोसैकेराइड कौन सा है? आपको पता है पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड इस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड हैं। तीन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों को कहा जाता है मोनोसैकेराइड। माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड में इनमें आता है, जिसमें डाइसैकेराइड कहते हैं। बाकी जो स्टार्च होता है और काइटिन और सेल्यूलोज ये होते हैं ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड भी इन्हें कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं अंग्रेजी में, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन अमीनो अम्ल के निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन होता है? यानी जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो अम्ल में कहाँ बदलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ बदलते हैं? आंत के अंदर। तो ऑप्शन है छोटी आंत, कोलन, स्टमक या सीकम में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है छोटी आंत के अंदर, यानी बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं छोटी आंत के अंदर। प्रश्न है कि परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में प्रकाश की कौन सी घटना होती है? पेरिस्कोप में कौन सी घटना होती है? ऑप्शन है परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या विवर्तन। तो पेरिस्कोप में कौन सी घटना होती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा और ऑप्शन डी सभी ये चारों। तो परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में घटना होती है परावर्तन की और अपवर्तन की, यानी परावर्तन और अपवर्तन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पहला और तीसरा। पेरिस्कोप में ये दोनों घटनाएं होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 कि बताइए पारा कांच को नहीं भिगोता है। यानी अगर आप कांच पर पारे को डाल दें तो वो नहीं भीगेगा, यानी उससे नहीं चिपकेगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ऑप्शन है पहला प्रश्न तनाव, दूसरा है ससंजक बल, तीसरा है असंजक बल या चौथा है शयनता। तो क्यों पारा नहीं चिपकता है कांच पर? तो इसका सही आंसर है
असंजक बल, इसका असंजक बल, जब एक ही तरह की दो चीजें होती हैं तो उनके बीच समानालु, इसको कहते हैं समानालु, जब एक ही तरह की हो, जैसे पानी में पानी चिपक जाए तो इसको कहेंगे ससंजक बल। और जब अलग अलग चीजें हों, जैसे कि यहाँ पे एक पारा है और एक कांच है, तो जब अलग अलग चीजें होती हैं तो इसको हम कहते हैं असंजक। सेम चीजें ससंजक बल होती हैं और अलग अलग चीजें असंजक बल, सेम चीजें ससंजक और अलग अलग असंजक बल। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसकी वास्तविक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक बताएं। अपवर्तनांक निकालेंगे तो कैसे निकालें, यानी यहाँ पे दिया हुआ है आभासी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और वास्तविक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं। जब भी आप निकालते हैं अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला होता है म्यू यानी अपवर्तनांक अपान आभासी ऊंचाई, सॉरी वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई। ऊपर वास्तविक ऊंचाई होगी, नीचे आभासी ऊंचाई होगी, इस तरह से निकालते हैं। तो वास्तविक ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ऊपर लिखेंगे 20, नीचे है 15। तो अगर आपको डिवाइड करेंगे तो 15 इकन्नम 15, 15 त्या 45 और 15 त्या 45 यानी 3.33 आएगी। तो हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। हमारे ऑप्शन है से 0.75%, 21.33%, 300 या 1.33। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1.33%। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है अनिश्चित, तीसरा है नियत, ये चौथा है 3 वर्ष। तो इसमें आप बताएं। इसका सही आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में बताया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि ये पद की कोई लिमिट नहीं है या कोई सीमा नहीं है, ये अनिश्चित है। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं कि कब से कब तक होगा भारत का अटॉर्नी जनरल का पद कितने समय के लिए होता है। आपको पता है कि महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, वो भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कैलिफोर्नियम यानी CF कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है, यानी कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है, पीरियोडिक टेबल से सवाल है। यह हैलाइड है, अक्री गैस है, एक्टिनियम है या हैलोजन है, ये क्या है आप बताएं। जैसा कि आपको पता है कैलिफोर्नियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 98 होती है, 98, यानी ये एक्टिनॉइड है। 89 से लेकर 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर 103 तक जो भी तत्व आवर्त सारणी में है उन्हें एक्टिनाइड एलिमेंट कहा जाता है। तो इसीलिए एक्टिनाइड जो है कैलिफोर्नियम जो है एक्टिनाइड समूह का तत्व है। तो ये आपके 45 क्वेश्चन रहे। वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार कर सकता हूँ आप ज़रूर बताएं। डेली हम कोशिश करेंगे 45 क्वेश्चन जो प्रीवियस, ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर हैं, करंट अफेयर्स मैंने अभी ऐड किया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।